ज़ेलेंस्की का पलटवार, क्रिमिया में हाहाकार। इसी बड़ी खबर पर आपको बता दें मेरे सहयोगी मनीष झा भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। उससे पहले ये डिटेल आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन ने MGM-140 ATACMS से हमले को अंजाम दिया है। रूसी एयर डिफेंस S-300 नेस्तनाबूत हुए हैं। क्रिमिया के जजानको एयरफील्ड पर रूसी फाइटर जेट्स की तैनाती को लेकर खबर बड़ी है और कुछ रूसी फाइटर जेट्स को नुकसान का भी किया जा रहा है दावा। हालांकि क्रिमिया को बार बार निशाना बना रहा है यूक्रेन। अब क्रिमिया को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, बड़े सवाल युद्ध के इस हालात में मनीष सामने हैं। और यह भी सवाल कि आखिर पुतिन के मन में क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, अलग तरीके से अब हमलों को क्रूशियल लोकेशंस पर अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त यूक्रेन क्रीमिया पर लगातार हमले करके अपने सहयोगी देशों का ध्यान खींचना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि अभी भी हम इस मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन फिर वही बात आ रही है कि अभी तक अगर आप देखें, काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को कामयाबी नहीं मिली। यूक्रेन की तरफ से खुद प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कल ये कहा कि जिस तरह से इजराइल को मदद दी गई है, हमें भी ऐसी मदद मिलनी चाहिए। एयर डिफेंस के मामले में जो होता हुआ दिख नहीं रहा है। और वैसी स्थिति में यूक्रेन का क्रीमिया पर फोकस से एक सवाल जरूर है कि जिस तरीके से इजराइल की रक्षा अमेरिका ने की एयर डिफेंस के जरिए, क्या रूस के पास इतनी क्षमता है कि रूस क्रीमिया को एयर डिफेंस के मामले में मजबूत कर पाए? वो देखने को मिल नहीं रहा है। तो वैसे में अगर कल के दिन में मान लीजिए इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक होता है, तो और अगर ईरान रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे है, तो क्या ईरान अपने आप को सुरक्षित कर पाएगा? कम से कम क्रीमिया के साथ इस बात को ईरान भी देख रहा होगा कि अगर क्रीमिया को फुल प्रूफ सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, तो ईरान को कैसे मिलेगी? तो बहुत सारे सवाल है जिसका आंसर क्रीमिया के ज़ेलेंस्की के पलटवार के तहत क्रीमिया में मची हाहाकार के बारे में तो हमने बात की, लेकिन इस बीच मैंने ये बात दोबारा इसलिए कोट की थी कि पुतिन के मन में क्या है। बड़ी खबर मनीष है, बने रहे हमारे साथ, क्योंकि तनाव के बीच रूस में हलचल बढ़ चुकी है। रूस ने RS-28 सरमट को नई पोजीशंस पर तैनात किया है। अब RS-28 सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसकी पोजीशनिंग जिस तरीके से की जा रही है, इसकी जो मूवमेंट है, क्या वो पुतिन का एक बड़ा संदेश है? इस बारे में मनीष से करूंगी बात। उससे पहले ये बड़ी खबर और इंफॉर्मेशन आपके सामने सरमट की इसी मूवमेंट को लेकर। ICBM सरमट हमले के लिए तैयार है, ये बड़ी खबर है। और रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे तैयार हो चुकी हैं, इस पर नजर है। और रूस को डराने का अंजाम बहुत बुरा होगा। पश्चिम देश आए तो परिणाम भयंकर होंगे। अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को हमेशा रूस तैयार रहता है। ऐसे में मनीष, इस मूवमेंट को क्या बड़ा संदेश माना जाए? देखिए, क्रेमलिन का मानना यह है कि आने वाले कुछ हफ्तों में यूक्रेन को F-16 की मदद मिल जाएगी और F-16 के जरिए यूक्रेन या फिर उनके सहयोगी देश रूस पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए प्रेसिडेंट पुतिन लगातार जो सरमत मिसाइल हो या दूसरे और इस तरह के वेपन है, टैक्टिकल वेपन है, उन सब का इस्तेमाल करने के लिए उनकी पोजीशनिंग कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि हम एक एक F-16 को नहीं चेक करने जाएंगे कि किसमें न्यूक्लियर वॉरहेड है, किसमें नहीं है। तो उस दिशा में आप इसकी पोजीशनिंग को समझ सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसकी पोजीशनिंग को समझा जा सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, तनाव के बीच रूस में बढ़ती इस हलचल पर दुनिया की नजर है। और फिलहाल यही मूवमेंट किस तरीके से पुतिन का संदेश है, ये जान लीजिए। क्योंकि जिस बारे में हम जिक्र कर रहे हैं और जिस आधार पर इस वक्त आज के इस हालात में युद्ध में इस पर चर्चा हो रही है, उसमें ये समझिए कि किस तरीके से ICBM सरमट हमले के लिए तैयार बताई जा रही है। और रूस की न्यूक्लियर फोर्स की तैयारी एक बहुत बड़ा संदेश है। रूस को डराने का अंजाम जाहिर सी बात है बहुत बुरा होगा। और पश्चिम देश अगर आए तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है रूस। लेकिन इस बीच रूस की ये शैतान मिसाइल RS-28 सरमट, इसके बारे में जरा जान लीजिए, क्योंकि संदेश को लेकर तो जानकारी हमने आपके सामने रखी। अब इसके बारे में जान लीजिए, जो 18,000 किलोमीटर की रेंज में है और 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। यूरोप तक पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। 10 टारगेट पर एक साथ निशाना साधा जा सकता है। 10 वॉरहेड ले सकती है और साथ ही न्यूक्लियर हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। अब इसी मूवमेंट को देखते हुए ये बड़े संदेश तो था, लेकिन RS-28 सरमट के बारे में आपने जान लिया। अब रूस के बाहुबली दुनिया में कैसे खलबली मचा देते हैं, इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि RS-28 सरमट 10 टन के वजन के कई परमाणु बॉम्ब ले जा सकती है। स्कैंडर 700 यानी 700 किलो का परमाणु बॉम्ब ले जा सकती है। और
R36M एक साथ 10 ठिकानों पर निशाना साध सकती है। किंजल 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक निशाना साधने में सक्षम है और साथ ही ब्यूरोवेस्टनिक दुनिया के किसी भी कोने तक ले जा सकती है परमाणु बॉम्ब। अब ये जो हालात के बीच में पुतिन की तरफ से इन क्षमताओं के आधार पर बड़ा संदेश मिल रहा है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन डेनमार्क ने यूक्रेन को सौंपी सीजर होवित्जर तोप। सभी 19 सीजर होवित्जर तोप यूक्रेन को मिल चुकी हैं। ये एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध के हालात के बीच में, और यूक्रेन ने कुछ तोपें युद्ध क्षेत्र में तैनात करने का भी फैसला लिया है। अब सीजर होवित्जर के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि जेलेंस्की की सेना जो अब इसे हासिल कर चुकी है, होवित्जर के हासिल करने के बाद कितनी मजबूत होगी जेलेंस्की की सेना, इसकी खासियत इस आधार पर समझ लीजिए, जहां 38 किलोमीटर की इसकी रेंज है और एक बार में 18 गोले दागने की ये क्षमता रखती है। 155 mm का मुख्य अस्त्र और साथ ही 5 से 6 क्रू मेंबर्स उसमें हो सकते हैं सवार। यूक्रेन को इससे फायदा क्या होगा, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पश्चिमी यूक्रेन में ये मददगार साबित हो सकती है और छिपे दुश्मनों को मारने में सक्षम है, और यूक्रेनी सप्लाई चेन को भी ये जाहिर सी बात है युद्ध के इस हालात में सुरक्षित कर सकती है। मनीष, अब ये जो दो बड़ी खबरें हमने दिखाई हैं, ये एक साफ संदेश है कि दोनों अपनी अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपनी पावर के आधार पर युद्ध के इस हालात में एक बड़ा संदेश तो दे रहे हैं। लेकिन यूक्रेन की कमजोरी को, जाहिर सी बात है, युद्ध के इस हालात में हथियारों की कमी से कैसे यूक्रेन जूझ रहा है, उसका फायदा उठाने की भी तो रूस अब कोशिश कर रहा है। अब जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, साफ बात है, यूक्रेन को हथियार कौन दे रहा था? अमेरिका दे रहा था। लेकिन एक नया फ्रंट इजराइल के तौर पर खुल गया और उसके बाद से यूक्रेन को आपूर्ति नहीं होने लगी। यूक्रेन ने देखा कि जब इजराइल को जरूरत पड़ी तो अमेरिका ने किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम दिया, लेकिन यूक्रेन के पास नाम मात्र का आज की तारीख में एयर डिफेंस सिस्टम है और उसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ता है। साथ ही यूक्रेन के पास भारी संख्या में सैनिकों की कमी आ गई है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि रूस यूक्रेन युद्ध को और इजराइल और ईरान या मिडिल ईस्ट के संकट को आप एक दूसरे से जोड़ कर देखिए। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है और एक में मुसीबत आती है तो दूसरा उसका फायदा उठाएगा। आज की तारीख में रूस को दिख रहा है कि चाहे यूक्रेन के मोर्चे पर हो या इजराइल के मोर्चे पर हो, अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है और वैसी स्थिति में अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है और इसीलिए रूस ने भी उसी हिसाब की तैयारी कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ इसका एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रूस लेना चाहता है, चाहे वो यूक्रेन के मोर्चे पर हो या फिर ईरान को मदद करके हो, और इसीलिए रूस को यह लगता है कि यही सबसे सही समय है जब अमेरिका को चारों तरफ से घेरा जाए, फिर चाहे वो यूक्रेन के बॉर्डर पर हो या फिर इजराइल और ईरान के मिडिल ईस्ट के उस बॉर्डर पर। आप जो बात कह रहे हैं उसी आधार पर यूक्रेन का बिखरना तय है, ये भी दावे किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि इस गर्मियों में युद्ध हार सकता है यूक्रेन। दावा कौन कर रहा है? अमेरिकी न्यूज़पेपर पॉलिटिको के हवाले से यह खबर आई है और पॉलिटिको ने यूक्रेन के टॉप कमांडर से की बात के आधार पर यह दावा किया है, यूक्रेन का बिखरना तय है। यूक्रेनी कमांडर की तरफ से यह बात कही गई है। क्यों आखिर युद्ध हार सकता है यूक्रेन? यही एक और सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो बात मनीष भी कर रहे थे, हथियारों की कमी और मनोबल, दो बातों का यहां पर जिक्र किया गया है। लंबे युद्ध से यूक्रेन का मनोबल कमजोर हो चुका है, यूक्रेनी सैनिक थक चुके हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि हथियारों की कमी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है और रूस बड़े पैमाने पर यूक्रेनी हथियार खत्म करने में सफल भी रहा है और पश्चिम से भरपूर मदद नहीं मिल रही, जिस आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के 40% से ज्यादा हिस्से में रूसी कब्जे को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं।